एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक स्पेस बीएस। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड ईयर की मैट्रिक स्पेस का ही नेक्स्ट टॉपिक और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट हमने इंटीरियर पॉइंट के बारे में पढ़ा था। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? अगर कोई भी एक पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू जी कॉन्टेन ए, आप लोगों को ये डेफिनेशन याद होगी। इंटीरियर पॉइंट इन शॉर्ट, हर एक डेफिनेशन को शॉर्ट में मैंने आपको बताया था। अगर x बिलोंग्स टू जी कॉन्टेन ए, देन a इज ए नेबरहुड ऑफ x, a x का नेबरहुड कहलाएगा एंड x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a, और x a का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर g एक ओपन सफियर था, या ओपन सेट भी लिख सकते हैं हम इसे, ओपन सफियर या ओपन सेट। अब इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन में क्या था कि अगर किसी भी ओपन सेट में कोई पॉइंट है x बिलोंग्स टू g, अब x बिलोंग्स टू g का मीन्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सफियर ऑफ x x को मार। ये कंफर्म है कि अगर x को सेंटर मान के सफियर खींचा जाए तो ये x पॉइंट इस सफियर के बीच में होगा। कॉन्टेन a, इट मीन्स g इज अ सबसेट ऑफ a, ये हमने g लिया है जिसे s x r नेम दिया। कॉन्टेन a, इट मीन्स एस एक्स कोमा आर एक सबसेट होना चाहिए a का। देन x पॉइंट a का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है और a x का नेबरहुड कहलाता है। आज की हमारी डेफिनेशन है एक्सटीरियर पॉइंट ही। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? अगर a कोई सबसेट है मैट्रिक स्पेस xd का, देन अ पॉइंट x बिलोंग्स टू x, तो कैपिटल X का कोई एक पॉइंट स्मॉल x इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ a, तो ये स्मॉल x पॉइंट a का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। तब इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट, अगर ये x पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है ऑफ a डैश का, अगर ये इंटीरियर पॉइंट है। अब a और a डैश क्या होते हैं? मान लिया ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस है xd, a हमारे पास कोई भी एक सेट है, तो a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा? बाहर का कंप्लीट सेट। या अगर ये a कॉम्प्लीमेंट है तो बाहर का कंप्लीट सेट हमारे पास क्या हो गया? a हो गया। अब x पॉइंट a का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर x पॉइंट a डैश का इंटीरियर पॉइंट है। अब x पॉइंट a डैश का इंटीरियर पॉइंट कैसे होगा? मींस x को सेंटर मान के यहाँ पर अगर सफियर खींचा जाए तो x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a डैश, बिकॉज x बिलोंग करता है एस एक्स को आर को और ये कॉन्टेन करता है a डैश को, तो उस कंडीशन में x पॉइंट a डैश का इंटीरियर पॉइंट होगा। अगर ये a डैश का इंटीरियर पॉइंट है तो a का क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ओके, आगे समझ में। एंड इज डिनोटेड बाय, और इसे डिनोट किससे किया जाता है? एक्सटीरियर ऑफ a। अगर x पॉइंट a का एक्सटीरियर पॉइंट है तो इसे डिनोट किससे करेंगे? एक्सटीरियर ऑफ a, ext, एक्सटीरियर ऑफ a, और इसे डिनोट किया जाता है एक्सटीरियर ऑफ a से। अब इसी से रिलेटेड हम थ्योरम करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम क्या है? A सबसेट A of x, अगर A x का कोई सबसेट है इज नोवेयर डेंस इन x, और A नोवेयर डेंस सेट है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था नोवेयर डेंस की डेफिनेशन। नोवेयर डेंस सेट, अगर A नोवेयर डेंस सेट है तो क्लोजर ऑफ A एंड इंटीरियर इज इक्वल टू 5, देन A इज नोवेयर डेंस सेट। ये डेफिनेशन हम कर चुके हैं। अगर A x में कोई नोवेयर डेंस सेट है, देन ईच ओपन सफियर कंटेन्स अ क्लोज सफियर, तो प्रत्येक ओपन सफियर कंटेन्स ए क्लोज सफियर, क्लोज सफियर को कंटेन करता है विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए, और उसमें ए का कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर कोई ओपन सफियर है तो उस ओपन सफियर के अंदर क्लोज सफियर होगा विच कंटेन नो पॉइंट ऑफ ए, और इसमें ए का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। ये ओपन सफियर है। अब यहाँ पर कंटेन की कंडीशन है, कंटेन ए क्लोज सफियर विच कंटेन नो पॉइंट ऑफ ए। इस सफियर में यानी इस क्लोज सफियर में ए का कोई भी पॉइंट नहीं होगा, नो पॉइंट ऑफ ए। ये हमें प्रूव करना है। ओके, सबसे पहले हमें गिवन है ए सबसेट ए ऑफ एक्स इज नोवेयर डेंस इन एक्स, यानी एक्सडी कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है। मान लिया एक्सडी बी अ मैट्रिक स्पेस, माना एक्सडी एक मैट्रिक स्पेस है। ए एक्स का कोई सबसेट है तो लेट A is a subset of X. A nowhere dense set है तो हम क्या लिखेंगे? Let A is nowhere dense set. अगर A
नो वेयर डेंस सेट है, इट मीन्स क्लोजर ऑफ ए एंड इंटीरियर इज इक्वल टू 5। अब एक्सटीरियर ऑफ ए, अगर ए नो वेयर डेंस सेट है उस कंडीशन में एक्सटीरियर ऑफ ए एवरीवेयर डेंस सेट कहलाएगा। यानी अगर ए कहीं पर भी डेंस नहीं है तो एक्सटीरियर ऑफ ए क्या कहलाएगा हमारे पास, एवरीवेयर डेंस। देयरफॉर एक्सटीरियर ऑफ ए इज एवरीवेयर डेंस इन एक्स। ए इज नोवेयर डेंस सेट इन एक्स। अगर ए एक्स में नोवेयर डेंस सेट है तो एक्सटीरियर ऑफ ए एक्स में एवरीवेयर डेंस सेट कहलाता है। इट मीन्स एवरीवेयर डेंस सेट की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, अगर ए एक्स में एवरीवेयर डेंस सेट है तो एक्स की वैल्यू एक्सटीरियर ऑफ ए और क्लोजर के इक्वल होगी। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि अगर x की वैल्यू एक्सटीरियर ऑफ ए और क्लोजर के इक्वल है, यानी x की वैल्यू क्लोजर ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए के इक्वल है, तो हम इसे क्या कहेंगे, देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑफ x का प्रत्येक पॉइंट, हमने क्या मान लिया, स्मॉल x बिलोंग्स टू x इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए। एडहेरेंट पॉइंट क्या था हमारे पास, हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की थी। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर सफियर उसमें से x को रिमूव करने पर उसका a के साथ इंटरसेक्शन करे और वो इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आ जाए, देन x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। तो x a का लिमिट पॉइंट कहलाता है। ये हमने किया था। उस कंडीशन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, सफियर और ए का इंटरसेक्शन अगर नॉट इक्वल टू 5 आ जाए, वो इंटरसेक्शन इस तरह से भी हो सकता है कि एक्स पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, ये ए हो गया, ये सफियर हो गया। अगर सफियर का और ए का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 तो ये एक्स यहाँ पर बिलोंग भी कर सकता है ए को और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू भी ए हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी थी और दोनों ही कंडीशन में एक्स ए का लिमिट पॉइंट कहलाता है। बट एडहेरेंट पॉइंट में कंडीशन क्या होती है कि एक्स ए को बिलोंग करना चाहिए, एक्स ए का पॉइंट होना चाहिए। उस कंडीशन में एक्स का और ए का इंटरसेक्शन सफियर का, उसमें से एक्स को रिमूव करने पर ए से इंटरसेक्शन करे, देन वो नॉट इक्वल टू 5 आ जाए, देन एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। ओके, अब अगर एक्स एडहेरेंट पॉइंट है एक्सटीरियर ऑफ ए का, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन, अभी हमने जो डेफिनेशन किया है कि सफियर में से एक्स को रिमूव कर दें और उसका इंटरसेक्शन करें एक्सटीरियर ऑफ ए के साथ, देन वो इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब अगर ये इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है तो उस कंडीशन में हम ये भी लिख सकते हैं कि सफियर और एक्सटीरियर ऑफ ए इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होगा। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि एक्स इसको बिलोंग करता है। एक्स एक्सटीरियर ऑफ ए में है तो सफियर का और एक्सटीरियर ऑफ ए का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होगा। अब अगर इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है तो दोनों के बीच में कोई भी एक कॉमन पॉइंट होगा, तो हमने मान लिया y बिलोंग्स टू एस एक्स r इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए। अगर y इंटरसेक्शन में है तो हम ये लिख सकते हैं कि y सफियर में भी होगा और y एक्सटीरियर ऑफ ए में भी होगा, y बिलोंग्स टू एक्सटीरियर ऑफ ए। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। एक्सटीरियर ऑफ ए, अभी हमने डेफिनेशन की थी एक्सटीरियर की कि अगर एक्स ए डैश का इंटीरियर पॉइंट है तो एक्स ए का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाता है। एक्सटीरियर पॉइंट को एक्सटीरियर ऑफ ए को क्लोजर ऑफ ए और उसके कॉम्प्लीमेंट से भी डिनोट करते हैं। एक्सटीरियर ऑफ ए की वैल्यू को क्लोजर ऑफ ए और उसके कॉम्प्लीमेंट से भी डिनोट किया जाता है। तो उस कंडीशन को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें कि y एक्सटीरियर ऑफ ए में है, सिंस वी नो दैट सिंस एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट। अब अगर क्लोजर ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ले तो क्लोजर ऑफ ए ये हमें पता है कि हमेशा ये क्लोज सेट होता है, क्लोजर सेट एक क्लोज सेट होता है और किसी भी क्लोज सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो वो ओपन सेट बन जाता है। इट मीन्स एक्सटीरियर ऑफ ए ये इक्वल होगा क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के, जो कि एक ओपन सेट है, तो एक्सटीरियर ऑफ ए भी एक ओपन सेट कहलाएगा। इट मीन्स एक्सटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन सेट।
अगर ये ओपन सेट है तो कोई ना कोई ओपन सफियर इसे कंटेन करेगा। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, देयरफॉर देयर एक्सिस अ पॉजिटिव रेडियस ले ली r डैश, जो कि पॉजिटिव है, सच दैट, इस तरह से है कि y को सेंटर मान के सफियर खींचा r डैश रेडियस का, तो y बिलोंग करेगा इस सफियर को। अगर ये ओपन सेट है तो ये कंटेन करेगा एक्सटीरियर ऑफ ए को, ओपन सेट की डेफिनेशन से। ओपन सेट की डेफिनेशन यही होती है कि कोई भी एक ओपन सफियर अगर किसी सेट को कंटेन करता है तो वो सेट ओपन सेट कहलाता है। ये डेफिनेशन की थी हमने ओपन सेट की। तो y बिलोंग्स टू सफियर r डैश का, r डैश रेडियस का कंटेन करता है एक्सटीरियर ऑफ ए को। अब हमने यहाँ पर एक सफियर लिया था r रेडियस का, यहाँ पर हमने एक सफियर लिया r डैश रेडियस का। अगर हम मान ले लेट r एंड r डैश बी पॉजिटिव रियल नंबर, अगर हम इन्हें पॉजिटिव रियल नंबर ले इस तरह से, सच दैट कि r डैश इज लेस देन r, अगर हम r डैश और r को पॉजिटिव रियल नंबर इस तरह से ले कि r डैश लेस देन r की कंडीशन में, तो r डैश का सफियर और r का सफियर अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो r डैश का सफियर छोटा होगा, r का सफियर ग्रेटर होगा। देयरफॉर एस एक्स वाई कोमा r डैश के सफियर को हमने इसी तरह से डिनोट किया था, कंटेन करेगा एस एक्स कोमा r के सफियर को। ओके, इक्वेशन नंबर, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, इसे थर्ड इक्वेशन मान ली। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन से देखो कि यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन से अगर y बिलोंग्स टू सफियर एस एक्स कोमा r और एक्सटीरियर ऑफ ए में है, और सफियर का और एक्सटीरियर ऑफ ए का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है, और यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि इस सफियर का एक सबसेट है y कोमा r डैश, अगर इस सफियर के साथ एक्सटीरियर ऑफ ए का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है तो इस सफियर के साथ भी इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होगा। देयरफॉर एस वाई कोमा r डैश intersection of exterior of A is not equal to 5. It means sphere of y comma r dash intersection of exterior of A को हमने अभी क्या लिखा था, क्लोजर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू 5। अगर इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो एक दूसरे में कंटेन करेंगे, यानी सफियर y comma r dash क्लोजर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट को कंटेन करेगा तो डज नॉट कंटेन क्लोजर ऑफ A को कंटेन नहीं करेगा। इट मीन्स सफियर का ए क्लोजर ऑफ ए के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करें, एक दूसरे को कंटेन नहीं करते, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने एक थ्योरम की थी ए कंटेन ए बार, यानी ए कंटेन करता है क्लोजर ऑफ ए को, ये डेफिनेशन थी हमारे पास। बिकॉज ए बार क्या था हमारे पास, जितने भी क्लोज सेट है उन सबका इंटरसेक्शन होता है, लेकिन ए कंटेन ए बार की कंडीशन होती है, ये हमने किया था। तो उस कंडीशन से अगर सफियर का क्लोजर ऑफ ए से इंटरसेक्शन खाली है तो क्लोजर ऑफ ए के सबसेट के साथ इंटरसेक्शन भी खाली होगा। देयरफॉर सफियर y कोमा r डैश इंटरसेक्शन ऑफ a इज इक्वल टू 5। इट मींस सफियर a को कंटेन नहीं करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, एस y कोमा r डैश कंटेन नो पॉइंट ऑफ a, उसमें a का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। अब इस सफियर में a का कोई भी पॉइंट नहीं है, ये एक ओपन सफियर है। अब हम सिलेक्ट करेंगे एक और रेडियस। नाउ वी सिलेक्ट अ पॉजिटिव नंबर r डबल डैश सच दैट, हमने एक और पॉजिटिव नंबर लिया r डबल डैश। किस तरह से लिया कि r डबल डैश की वैल्यू r से स्मॉल है। अगर r डबल डैश की वैल्यू r से स्मॉल है तो r डबल डैश को सेंटर मान के जो सफियर खींचा जाएगा, और r को सेंटर मान के r डैश को सेंटर मान के जो सफियर खींचा, उन दोनों के कंपैरिजन में r डबल डैश का सफियर स्मॉल होगा। अगर ये सफियर स्मॉल है और इसमें a का कोई भी पॉइंट नहीं है, इट मींस डज नॉट कंटेन a, ये a को कंटेन नहीं करता, तो हम ये लिख सकते हैं, हमने जो एस वाई को r डबल डैश लिया, ये क्लोज सफियर लिया, मान लिया वेयर एस वाई को r डबल डैश इज अ क्लोज सफियर, यानी अगर कंडीशन क्या थी कि ओपन सफियर के अंदर अगर कोई क्लोज सफियर है तो उसमें a का कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर एस वाई कोमा r डबल डैश एक क्लोज सफियर लिया जिसमें a का कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन क्या आई कि y r डबल डैश सफियर कंटेन एस वाई कोमा r डैश कंटेन एस एक्स कोमा r, ये कंडीशन थी हमारे पास। लेकिन कंडीशन साथ में हमारे पास ये भी थी कि y r डैश कंटेन नो पॉइंट ऑफ a, इसमें a का कोई भी पॉइंट नहीं है।
अगर इस स्फीयर में कोई भी पॉइंट नहीं है ए का, तो इसके सबसेट में भी ए का कोई पॉइंट नहीं होगा। देयरफॉर एस वाई कॉमा आर डबल डैश contain no point of A. It means क्लोज स्फीयर में A का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। Hence S y comma r double dash is a closed sphere contained an open sphere. क्लोज स्फीयर किसी ओपन स्फीयर के अंदर क्लोज स्फीयर है, ओपन स्फीयर एस एक्स कॉमा आर विच कंटेन नो पॉइंट ऑफ ए। यानी एक ओपन स्फीयर है, उस ओपन स्फीयर के अंदर क्लोज स्फीयर है, लेकिन उस क्लोज स्फीयर के अंदर ए का कोई भी पॉइंट नहीं है। आगे समझ में आपको। नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास। नेक्स्ट थ्योरम है काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। इस थ्योरम में हमें स्टेटमेंट भी खुद लिखनी होगी और इसका प्रूफ भी खुद करना होगा। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, हमें स्टेटमेंट गिवन है लेट एक्स डी बी अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। अगर एक्स डी एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, लेट एफ एन बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। अगर एक्स के जितने भी क्लोज सबसेट है नॉन एम्प्टी, और जो भी क्लोज सबसेट लेंगे वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। एफ एन बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और एफ एन एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इट मीन्स F1, F2, F3 एंड सो ऑन। तो F1 सबसे बड़ा, F2 उससे छोटा। किस तरह से होगा हमारे पास, ये F1 है हमारे पास एंड दिस F2 डिक्रीजिंग सीक्वेंस लिखा है, तो F2 कंप्लीट F1 के अंदर होगा। इसी तरह से F3 F2 के अंदर होगा, ये कंप्लीट होगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, क्लोज सबसेट है। किसके सबसेट होंगे, x के सबसेट होंगे। इट मींस इन सब के बाहर हमारे पास क्या होगा, x होगा। तो F1 इज ए सबसेट ऑफ x, F2 इज ए सबसेट ऑफ x एंड सो ऑन। और इंटरसेक्शन ऑफ Fn, लास्ट में हमारे पास जो सबसेट होगा वो Fn होगा। तो Fn बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ x सच दैट। अब ये क्लोज सबसेट का डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये किस तरह से है कि डायमीटर ऑफ Fn टेंड्स टू 0, डायमीटर ऑफ Fn टेंड्स टू 0, ये हमें गिवन है। देन प्रूव क्या करना है हमें, F इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ Fn, यानी Fn का जो इंटरसेक्शन है F1, F2, F3 एंड सो ऑन, इन सबके इंटरसेक्शन को नेम दे दिया F, कंटेन एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो इंटरसेक्शन ऑफ Fn के अंदर हमारे पास सिर्फ एक और एक ही पॉइंट होना चाहिए, न तो एक से ज्यादा न एक से कम। तो हमें प्रूव क्या करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ Fn के अंदर एक ही पॉइंट होना चाहिए। इसे हम कॉन्ट्राडिक्ट लेके प्रूव करेंगे। इट मीन्स हम प्रूव करेंगे इसमें इंटरसेक्शन ऑफ Fn के अंदर हमें प्रूव क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ Fn, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास 3 होंगी। एक पॉइंट हमें प्रूव करना है, 1 पॉइंट, ये तो हमें प्रूव करना है। अब नॉट पॉसिबल कौन सा हो सकता है कि अगर इसके अंदर एक से ज्यादा पॉइंट हो और इसके अंदर कोई भी पॉइंट ना हो। ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंटरसेक्शन ऑफ Fn में एक ही पॉइंट हो, एक से ज्यादा पॉइंट हो, एक भी पॉइंट ना हो। हमें प्रूव करना है कि उस इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट होना चाहिए। इट मीन्स ये दोनों कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। तो हम इन दोनों कंडीशन को फॉल्स प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ Fn के अंदर एक से ज्यादा पॉइंट नहीं हो सकते। फिर हम प्रूव करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ Fn के अंदर फाई नहीं होगा। इट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ Fn खाली नहीं होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स आ जाए तो ये कंडीशन अपने आप ही ट्रू हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। सबसे पहले लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, Fn बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट। इट मीन्स हमारे पास Fn डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस।
नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के क्लोज सबसेट का डिक्रीजिंग सीक्वेंस है सच दैट डायमीटर ऑफ एफ एन टेंड्स टू जीरो, देन इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन को हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए अभी मैंने बताया था हम अलग अलग केस लेके कॉन्ट्राडिक्शन लेके प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने केस फर्स्ट में मान लिया है एफ इजिकल टू इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी। फर्स्ट केस में हमने लिया माना एफ के अंदर एक से ज्यादा पॉइंट है, लेट एफ कंटेन मोर देन 1 पॉइंट्स। अगर एफ में एक से ज्यादा पॉइंट है, हमने सिंगलटन सेट के लिए लास्ट चैप्टर में एक थ्योरम की थी कि अगर कोई भी एक सेट है उसमें अगर एक सिंगल पॉइंट ले तो डिस्टेंस ऑफ या डायमीटर ऑफ एक्स कोमा एक्स इज इक्वल टू 0, तो उस सेट का डायमीटर 0 के इक्वल होगा। लेकिन अगर इस सेट में एक से ज्यादा पॉइंट है देन डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई या डायमीटर ऑफ ए हमारे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट है तो उस एलिमेंट की अगर हम उसी से डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस 0 आएगी। इट मीन्स डायमीटर ऑफ ए उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट है तो डायमीटर हमेशा पॉजिटिव होगा। यही कंडीशन यहाँ पर है, एफ कंटेन मोर देन 1 पॉइंट। एफ के अंदर एक से ज्यादा पॉइंट है, तो मान लिया एक से ज्यादा पॉइंट एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई बिलोंग्स टू एफ। एफ का मीन्स हम क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। तो उस कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई ये हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। इट मीन्स डायमीटर ऑफ एफ हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब डायमीटर ऑफ एफ का मीन्स हमारे पास क्या हुआ, डायमीटर ऑफ एफ एन इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन पॉजिटिव हो गया। जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि डायमीटर ऑफ एफ एन टेंड्स टू 0 है। डायमीटर ऑफ एफ एन अगर 0 है गिवन कंडीशन, जबकि अगर हम एक से ज्यादा पॉइंट एफ में ले रहे हैं तो उस कंडीशन से हमारे पास डायमीटर ऑफ एफ एन पॉजिटिव आ रहा है जबकि 0 आना चाहिए था। तो हम क्या लिखेंगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है किसका, दैट डायमीटर ऑफ एफ एन इज इक्वल टू 0। अब अगर ये गिवन कंडीशन का कॉन्ट्राडिक्शन है, इट मीन्स हमने जो माना है वो गलत हो गया। और हमने क्या माना था कि एफ कंटेन मोर देन 1 पॉइंट, दैट मीन्स एफ डज नॉट कंटेन मोर देन 1 पॉइंट। इट मीन्स एफ में एक से ज्यादा पॉइंट हो नहीं सकते। अब एक से ज्यादा पॉइंट नहीं हो सकता तो सिंगल पॉइंट भी हो सकता है और खाली भी हो सकता है। तो हम सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस में हमने क्या मान लिया कि माना हमारे पास कंडीशन क्या थी, एफ एन सेट था, एक्स एन हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया एफ एन में। अब अगर एक्स एन एफ एन में है तो x1 f1 में होगा, x2 f2 में होगा एंड सो ऑन, xn fn में है। ये पॉइंट होंगे जहां पर n की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी जा रही है, तो हम कोई एक पॉइंट x के ले सकते हैं जो कि fk में होगा। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, गिवन स्टेटमेंट है कि जो मैट्रिक्स स्पेस है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। हमें गिवन है xt बी अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस क्या थी कि अगर हम प्रूव कर दे कि कोई भी एक कोशी सीक्वेंस है देन कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के अकॉर्डिंग वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होगा। तो xn अगर fn में है तो अगर हम प्रूव कर दे कि xn एक कोशी सीक्वेंस है, नाउ टू प्रूव हम सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, नाउ टू प्रूव कि xn एक कोशी सीक्वेंस है, xn बी अ कोशी सीक्वेंस। क्योंकि अगर ये सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस होगा तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस इस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट भी लिख सकते हैं। अब किसी भी सीक्वेंस को कोशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, दैट इज टू प्रूव डिस्टेंस ऑफ xn, xm इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे तो गिवन सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस होगा। और इसे प्रूव करने के लिए हम हमारी गिवन कंडीशन, गिवन स्टेटमेंट लेंगे। गिवन स्टेटमेंट है कि हमारे पास डायमीटर ऑफ fn टेंड्स टू 0। अब डायमीटर ऑफ fn टेंड्स टू 0 कब होगा, n की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी के लिए, यानी n अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है।
अगर डायमीटर ऑफ एफ एन टेंड्स टू 0 है, डायमीटर किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस ऑफ दो एलिमेंट्स के इक्वल। अगर डायमीटर ऑफ एफ एन टेंड्स टू 0 है फॉर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसे अगर हम डिस्टेंस फॉर्म में लिखें तो उसके लिए हमें कोई एक पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा। मान लिया n0 कोई भी एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर रियल नंबर है। मान लिया n0 कोई भी एक नेचुरल नंबर है, n0 कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, और हमने क्या मान लिया? एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। n0 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर को बिलोंग करता है। हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है, मान लिया n ग्रेटर देन n0 है। सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो उस कंडीशन से अगर n ग्रेटर देन n0 है तो उस कंडीशन से fn कंटेन करेगा fn0 को। ओके, अगर डिस्टेंस ऑफ fn टेंड्स टू 0 है तो एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लेने पर हम ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ fn इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर डिस्टेंस ऑफ fn लेस देन एप्सिलॉन है तो डिस्टेंस ऑफ fn0 ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगी, डिस्टेंस ऑफ fn0 ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। अगेन हमने क्या मान लिया? m और n दो पॉजिटिव नंबर है जो कि n0 से ग्रेटर देन है, तो उस कंडीशन में हमारे पास xn fn को बिलोंग करता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि xm fm को बिलोंग करेगा। डिक्रीजिंग सीक्वेंस की अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो fn कंटेन करेगा fn0 को और fm कंटेन करेगा fn0 को। डिक्रीजिंग सीक्वेंस की ये कंडीशन होगी। डिस्टेंस ऑफ xn, xm, अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या देगी? लेस देन डिस्टेंस ऑफ fn0 या डायमीटर ऑफ fn0 के इक्वल डिस्टेंस ऑफ xn, xm। अगर fn का कोई एक एलिमेंट xn है और fm का कोई एक एलिमेंट xm है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ xn, xm। डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होता है कि अगर fn कंटेन करता है fn0 को तो डिस्टेंस ऑफ xn, xm इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ fn0। यहाँ से देखो डिस्टेंस ऑफ fn0 लेस देन एप्सिलॉन है, इज लेस देन एप्सिलॉन, तो डिस्टेंस ऑफ xn, xm इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन। और ये डेफिनेशन किसके लिए होती है? कॉची सीक्वेंस के लिए होती है। हेंस xn इज अ कॉची सीक्वेंस। और अगर कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है, गिवन मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, सिंस xd be a complete matrix space, therefore xn is also a convergent sequence। तो xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होगा, और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो किसी एक पॉइंट की तरफ कन्वर्जेंट होगा, तो हमने मान लिया कन्वर्जेंट सीक्वेंस टू x, xn x की तरफ कन्वर्जेंट है। इट मीन्स xn टेंड्स टू x इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब xn टेंड्स टू x, xn की वैल्यू x की तरफ जा रही है, इट मीन्स हमारे पास ये fn, ये f1 था, ये f2 है, f1 के अंदर ही f2, इसी के अंदर f3 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास क्लोज सबसेट थे। अगर xn टेंड्स टू x है तो सबसे छोटा जो क्लोज सेट होगा उसके अंदर एक पॉइंट होगा x। अब हमें प्रूव करके क्या करना है कि ये x एक सिंगल पॉइंट होता है, यानी हमें ये कंफर्म हुआ कि x पॉइंट इस इंटरसेक्शन के अंदर है, fn इंटरसेक्शन ऑफ fn के अंदर हमारे पास पॉइंट क्या है? x है। लेकिन हमारे पास सिर्फ x ही पॉइंट होना चाहिए, x के अलावा कोई और पॉइंट नहीं होना चाहिए। फॉर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ fn के अंदर ओनली x पॉइंट होना चाहिए। अब हमें ये प्रूव करना है। टू प्रूव, अगर x इंटरसेक्शन ऑफ fn में होना चाहिए, यानी x f1 में भी होना चाहिए, x f2 में भी होना चाहिए, f3 में भी होना चाहिए एंड सो ऑन, ये हमें प्रूव करना है। एज ए कॉन्ट्रैक्शन हम मान लेंगे कि x इनमें से किसी एक क्लोज सबसेट में नहीं है, तो एज ए कॉन्ट्रैक्शन लेट x डज नॉट बिलोंग्स टू fk। x किसी भी एक सबसेट को ले लिया हमने fk, जो कि f1, f2, f3, जहां पर n ग्रेटर देन k हम ले रहे हैं, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या है? n से स्मॉल ले रहे हैं। इट मीन्स fk हमारे पास सबसे छोटा सेट नहीं है, इनमें से ही कोई एक सबसेट है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू fk। अब fk हमारे पास क्या है? क्लोज सबसेट है, सिंस fk इज क्लोज। क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर कोई सेट क्लोज सेट होता है तो उसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है।
अब अगर एफ के क्लोज है तो एफ के का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन अगर एफ के में कोई पॉइंट नहीं है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। एक्स एफ के में नहीं है तो हम क्लोज सेट की डेफिनेशन से क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ के। एक्स एफ के का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं है तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, अभी हमने पीछे वाली थ्योरम लास्ट थ्योरम में भी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट सफियर का इंटरसेक्शन करें अगर हम एफ के साथ, वो इंटरसेक्शन अगर नॉट इक्वल टू फाई आ रहा है तो लिमिट पॉइंट होगा, अगर वो इंटरसेक्शन इक्वल फाई आ जाए तो एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ के। एक्स एफ के का लिमिट पॉइंट नहीं है तो सफियर और एफ के का इंटरसेक्शन खाली होगा। अब एफ के हमारे पास क्या था, एन से स्मॉल कोई भी वैल्यू थी, यानी के की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि सफियर का अगर एफ के साथ इंटरसेक्शन खाली है तो एफ एन के साथ इंटरसेक्शन भी खाली होगा। इट मीन्स एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एन, एक्स एफ एन का भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। एक्स क्या था हमारे पास, एक्स एन टेंड्स टू एक्स था, अगर एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स एफ एन तो एक्स एन इज नॉट a limit point of fn, xn भी fn का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। और अगर xn fn का लिमिट पॉइंट नहीं है तो सफियर का fn के साथ इंटरसेक्शन करे तो वो इंटरसेक्शन खाली होगा। अब xn fn को तो बिलोंग करता है लेकिन इनका इंटरसेक्शन खाली है। इट मीन्स हम ये कंडीशन लिख सकते हैं कि xn डज नॉट बिलोंग्स टू एस एक्स को मार, सफियर को बिलोंग नहीं करेगा। और अगर xn सफियर को बिलोंग नहीं करता तो xn इज नॉट कन्वर्जेंट टू x, xn इज नॉट कन्वर्जेंट टू x, xn x की तरफ कन्वर्जेंट नहीं होगा। अगेन ये हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन ओवर एज्यूम्पशन, हमने जो माना है वो गलत हो गया। इट मीन्स कि अगर सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस है हमने प्रूव कर दिया देन वो कन्वर्जेंट भी होगा, लेकिन अगर हम उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास xn इज नॉट कन्वर्जेंट टू x आ रहा है। इट मीन्स हमने जो माना है वो गलत होगा। हमने यहाँ पर क्या माना था कि x एफ के को बिलोंग नहीं करता, यानी एफ के या तो वो f1 में नहीं होगा या f2। इट मीन्स इनमें से अगर किसी एक में भी नहीं है तो हमारी जो मानी हुई कंडीशन है यानी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, क्योंकि अगर x एफ के में नहीं है तो x f1 f2 f3 एंड सो ऑन इनमें से किसी एक में नहीं होगा। और अगर किसी भी एक सेट में नहीं है तो गिवन सेट कन्वर्जेंट नहीं होगा। इट मीन्स x एलिमेंट हर एक सेट में होगा, f1 में भी होगा, f2 में भी होगा एंड सो ऑन fn में भी होगा। इट मीन्स अगर x हर एक सेट में है तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ fn, यानी fn का अगर हम इंटरसेक्शन करें f1 f2 f3 एंड सो ऑन इन सब का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो इसमें एक सिंगल पॉइंट हमारे पास आ रहा है, वो पॉइंट है x। और हमारी काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम यही थी कि इंटरसेक्शन ऑफ fn के अंदर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना था। अभी हमने किया है कि अगर कोई ओपन सफियर है उस ओपन सफियर के अंदर क्लोज सफियर है और वो क्लोज सफियर ए का कोई पॉइंट कंटेन नहीं करता, एक तो हमने ये थ्योरम की है। सेकेंड थ्योरम हमने काउंटर इंटरसेक्शन की है कि अगर कोई भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है f1 f2 f3 एंड सो ऑन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इंटरसेक्शन ऑफ fn के अंदर एक ही पॉइंट होना चाहिए। इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड ही हम एक और थ्योरम करते हैं, बेयर कैटेगरी थ्योरम। बेयर कैटेगरी थ्योरम तभी प्रूव होगी अगर हमें ये दोनों थ्योरम, इन दोनों थ्योरम के बारे में नॉलेज है। तो स्टार्ट करते हैं बेयर कैटेगरी थ्योरम। स्टूडेंट्स, अगर इस चैनल से आपकी हेल्प हो रही है तो आप मेरी और मेरी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि मेरी इस फ्री कोचिंग का मैक्सिमम स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट थ्योरम है बेयर कैटेगरी थ्योरम। तो बेयर कैटेगरी थ्योरम के स्टेटमेंट क्या है, एवरी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। अगर कोई कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है तो वो सेकंड कैटेगरी का होना चाहिए एज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर हम x का सबसेट x को ही लें तो वो x सेकंड कैटेगरी का होना चाहिए। अब ये सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, ये सब क्या होते हैं, तो देखो इसकी डेफिनेशन फर्स्ट कैटेगरी की, अ सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस xd। अगर xd का कोई भी एक सबसेट लिया,
हमें थ्योरम में क्या गिवन है कि हमें x का सबसेट x ही लेना है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर XD का कोई भी एक सबसेट है, ए सबसेट, अगर हम सबसेट को A नाम दें तो a सबसेट A ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस XD इज सेड टू बी फर्स्ट कैटेगरी, तो ये A फर्स्ट कैटेगरी का कहलाएगा। इफ इट कैन बी रिटर्न, अगर इस A को लिखा जा सकता है एज द यूनियन ऑफ, यूनियन की फॉर्म में ऑफ ए काउंटेबल फैमिली ऑफ नो वेयर डेंस सेट, अगर A को काउंटेबल फैमिली ऑफ नो वेयर डेंस सेट के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट मीन्स किस तरह से, अगर A इज इक्वल टू यूनियन ऑफ AN की फॉर्म में है। अब यूनियन ऑफ AN यानी अगर A को यूनियन की फॉर्म में, किसके यूनियन की फॉर्म में, नो वेयर डेंस सेट के यूनियन की फॉर्म में, तो AN का मीन्स A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इन सब का यूनियन करे वो A के इक्वल आ जाए। जहां पर A1 A2 A3 एंड सो ऑन ये सारे के सारे हमारे पास नो वेयर डेंस सेट है। और अगर ऐसा है तो ये सबसेट A ये फर्स्ट कैटेगरी का कहलाएगा। हमारे पास थ्योरम में क्या है, सेकंड कैटेगरी। अगर कोई सबसेट फर्स्ट कैटेगरी का नहीं है तो वो सबसेट सेकंड कैटेगरी का कहलाता है। अ सबसेट A ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस XD इज ऑफ सेकंड कैटेगरी, अगर किसी मैट्रिक्स स्पेस XD का कोई सबसेट A वो सेकंड कैटेगरी का होगा इफ इट इज नॉट ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, अगर वो फर्स्ट कैटेगरी का नहीं है। हमारे थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्पेस है और उस मैट्रिक्स स्पेस में सेट क्या होगा, x का सबसेट x कंटेन x, ये हमें पता है ट्रू होता है, तो x का जो सबसेट है x ये हमें सेकंड कैटेगरी का प्रूव करना है। और इससे प्रूव करने के लिए अब सेकंड कैटेगरी की अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है, सेकंड कैटेगरी की डेफिनेशन सिर्फ यही है कि अगर वो फर्स्ट कैटेगरी का नहीं है तो वो सेकंड कैटेगरी का होगा। हमें प्रूव करना है सेकंड कैटेगरी, तो इट मीन्स हम उसे प्रूव करेंगे इज नॉट अ फर्स्ट कैटेगरी। और प्रूव करने के लिए एज ए कॉन्ट्राडिक्शन हम लेंगे कि x फर्स्ट कैटेगरी का है और हमें जो मानी हुई कंडीशन है उसे गलत सिद्ध करना है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। सबसे पहले हमें गिवन है XD एक मैट्रिक्स स्पेस है, लेट XD बी अ मैट्रिक्स स्पेस। फिर थ्योरम में हमें गिवन है XD बी अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। हमें प्रूव क्या करना है, x का सबसेट x अगर ले, सबसेट ऑफ इटसेल्फ लिखा है तो x कंटेन x, तो x इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव x इज ऑफ सेकंड कैटेगरी, इसे हमें सेकंड कैटेगरी का प्रूव करना है। इट मीन्स दैट इज टू प्रूव x इज नॉट ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। यानी x फर्स्ट कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। एज ए कॉन्ट्रडिक्शन, हम कॉन्ट्रडिक्शन लेके स्टार्ट करते हैं। आज एज ए कॉन्ट्रडिक्शन हमने क्या मान लिया कि x हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी, कॉन्ट्रडिक्शन का मीन्स जो हमें प्रूव करना है उसका ऑपोजिट, x को फर्स्ट कैटेगरी का नहीं प्रूव करना। तो एज ए कॉन्ट्रडिक्शन लेट x इज ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, हमने मान लिया x फर्स्ट कैटेगरी का है। अगर x फर्स्ट कैटेगरी का है देन x को हम यूनियन ऑफ AN की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, वेयर जहां पर A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN ये सारे के सारे नो वेयर डेंस सेट होंगे, इज नो वेयर डेंस सेट। अगर ये सारे के सारे नो वेयर डेंस सेट है तो हम लिख सकते हैं क्लोजर ऑफ A इंटीरियर इज इक्वल टू 5, क्लोजर ऑफ A2 इंटीरियर is equal to 5 and so on, closure of AN interior is equal to 5, A1 का क्लोजर और इंटीरियर 5 के इक्वल होगा, A2 का क्लोजर और इंटीरियर 5 के इक्वल होगा एंड सो ऑन, AN का क्लोजर और इंटीरियर 5 के इक्वल होगा। ये नो वेयर डेंस सेट की डेफिनेशन है। हमने आज ही थ्योरम की थी कि अगर A कोई नो वेयर डेंस सेट है then each open sphere contained a closed sphere which contain no point of A। ये थ्योरम आज के वीडियो में हम कर चुके हैं कि अगर कोई नो वेयर डेंस सेट है तो उस कंडीशन में
कोई भी एक ओपन सफियर है, उस ओपन सफियर के अंदर क्लोज सफियर है, उस क्लोज सफियर में ए का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। हमारे पास A1 नोवेयर डेंस सेट है, तो हम A1 से ही स्टार्ट करते हैं। सिंस A1 इज नोवेयर डेंस सेट, तो कोई भी एक क्लोज सफियर होगा और उसमें A1 का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। इट मीन्स हमारे पास कोई एक क्लोज सफियर होगा। क्लोज सफियर के लिए हमें रेडियस माननी पड़ेगी। लेट R1 पॉजिटिव, R1 कोई भी एक पॉजिटिव नंबर इस प्रकार से है कि तो R1 की वैल्यू को हमने एज्यूम कर लिया ग्रेटर देन 1/2⁻0। R1 कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो उस कंडीशन में F1 कोई भी एक क्लोज सफियर होगा। F1 इज अ क्लोज सफियर, F1 एक क्लोज सफियर है। लेट F1 इज ए क्लोज सफियर। देयरफॉर इस तरह से होगा कि F1 और A1 का इंटरसेक्शन हमारे पास खाली हो जाएगा। अगर A1 नोवेयर डेंस सेट है तो किसी भी क्लोज सफियर के साथ A1 का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होगा। ओके, यहाँ पर F1 एक सफियर है, क्लोज सफियर, जिसकी रेडियस को हमने ग्रेटर देन 1/2⁻0 लिया। अगेन A2 भी हमारे पास नोवेयर डेंस सेट है। A2 इज नोवेयर डेंस सेट। अगर A2 नोवेयर डेंस सेट है तो हमें फिर से कोई भी एक रेडियस लेनी पड़ेगी। हमने R2 एक रेडियस ली, जो हमने मान ली 1/2⁻1 के इक्वल है। सच दैट किस तरह से है कि F2 और A2 का इंटरसेक्शन हमारे पास खाली है, जहां पर F2 क्या होगा, एक क्लोज सफियर होगा रेडियस R2 का। F2 इज अ क्लोज सफियर। इसी तरह से A3 के लिए ले हम, तो अगेन A3 इज अ नोवेयर डेंस सेट। अगर A3 नोवेयर डेंस सेट है तो हमने कोई एक रेडियस R3 ली। किस तरह से ली, ग्रेटर देन 1/2⁻2। देयरफॉर F3 और A3 का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जहां पर F3 क्या है, एक क्लोज सफियर है, इज अ क्लोज सफियर। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो सिमिलरली AN भी एक नोवेयर डेंस सेट है, इज अ नोवेयर डेंस सेट। अब AN नोवेयर डेंस सेट है तो हमें फिर से एक रेडियस लेनी पड़ेगी RN, जिसकी वैल्यू हमने क्या ले ली, 2⁻n-1। किस तरह से ली, हम रेडियस को क्या मान रहे हैं, अगर R1 है तो 2⁻0, R2 है तो 2⁻1, R3 है तो 2⁻2, देन RN होगा तो रेडियस हमने क्या मान ली, 2⁻n-1। सच दैट किस तरह से है कि FN और AN का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, जहां पर FN एक क्लोज सफियर है। FN इज अ क्लोज सफियर। अब हमारे पास R1 R2 रेडियस हमने किस तरह से मानी कि हमारे पास हैंस वी गेट, तो हमें F1 F2 F3 का एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है, तो हैंस वी गेट अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ FN, यानी F1 F2 F3 एंड सो ऑन, इसका एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमें मिल रहा है। अभी हमने सेकेंड थ्योरम की थी कि अगर हमारे पास कोई भी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर हमारे पास कोई भी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इंटरसेक्शन ऑफ FN के अंदर एक सिंगल पॉइंट होगा। देन इंटरसेक्शन ऑफ FN n इज इक्वल टू 1 to infinity इज इक्वल टू एक सिंगल पॉइंट होगा, जिसे हमने प्रूव किया था x के इक्वल बाय काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। थ्योरम कर चुके हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर FN का एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रहा है। हमें गिवन है कि XD एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, तो काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन ऑफ FN के अंदर एक सिंगल पॉइंट होगा। इंटरसेक्शन ऑफ FN के अंदर सिंगल पॉइंट है, इट मीन्स X F1 में भी है, X F2 में भी है एंड सो ऑन, X FN में भी है, इंटरसेक्शन में है तो सब में होगा। हमारे पास कंडीशन क्या थी कि F1 और A1 का इंटरसेक्शन खाली था। अगर X F1 में है तो X A1 में नहीं होगा। इसी तरह से X F2 में है, X F2 में है, गिवन जो हमने प्रूव किया, कैलकुलेशन किया, तो उसके अकॉर्डिंग F2 और A2 का इंटरसेक्शन खाली है। अगर X F2 में है तो X A2 में नहीं होगा।
इसी तरह से अगेन x F3 में है और F3 और A3 का इंटरसेक्शन खाली है, तो अगर x F3 में है तो x A3 में भी नहीं होगा। सिमिलरली अगर x Fn में है, Fn और An का इंटरसेक्शन खाली है, तो x An में नहीं होगा। इट मीन्स x A1 में नहीं है, A2 में नहीं है, A3 में नहीं है, An में नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x न तो A1 में है, न A2 में है, न A3 में है, तो x A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन यूनियन ऑफ An में नहीं होगा। इट मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ An एंड नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अगर x यूनियन ऑफ An में नहीं है, x इन सब में नहीं होगा। अब हमारे पास क्या था कि हमने x को फर्स्ट कैटेगरी का माना था, यानी x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ An, ये हमने लिया था कि x यूनियन ऑफ An की इक्वल है। लेकिन स्मॉल x यूनियन ऑफ An को बिलोंग नहीं करता। अगर स्मॉल x यूनियन ऑफ An को बिलोंग नहीं करेगा तो स्मॉल x को बिलोंग नहीं करेगा, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि कैपिटल X हमारा कंप्लीट सेट, एक पूरा सेट था, उसी सेट के अंदर ही हम हर एक पॉइंट ले रहे हैं। अगर स्मॉल x में नहीं है तो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, कि गलत है। दैट तो हमने जो माना है वो गलत हो गया। इट मीन्स हमने x को फर्स्ट कैटेगरी का लिया था, तो हैंस x क्या होगा, सेकंड कैटेगरी का होगा। हैंस x इज ऑफ सेकंड कैटेगरी, तो x क्या होगा हमारे पास, सेकंड कैटेगरी का होगा। ओके, आगे समझ में। आज हमने काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम की है, बेयर कैटेगरी थ्योरम की है। इसके अलावा एक थ्योरम की है कि अगर कोई ओपन स्फीयर है, ईच ओपन स्फीयर कंटेन्ड अ क्लोज स्फीयर व्हिच डज नॉट कंटेन अ पॉइंट ऑफ ए, इसमें ए का कोई पॉइंट नहीं होगा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।